आर्मी चीफ से बिजनेसमैनों की मीटिंग। गोहर एजाज चिनोटी शेख फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। दादा ज़मींदार थे, लेकिन ये 1947 में कराची शिफ्ट हुए और कारोबार शुरू कर दिया। वाल शेख एजाज अहमद जवान हुए तो दादा ने एक मुरब्बा ज़मीन बेची, बेटे को 50,000 रुपए दिए और खुद रिटायरमेंट ले ली। वाल ने कारोबार शुरू किया और कमाल कर दिया। ये 2 दहाइयों में अरबपति बन गए, सेनेटर भी बने और 18 साल चैम्बर की सियासत भी की। ये बाद गुर्दों की खराबी की वजह से डायलिसिस पर चले गए। गोहर एजाज इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वालिद ने इन्हें बुलाया और कारोबार इनके हवाले करके खुद को वेलफेयर के कामों के लिए वक्फ कर दिया। ये लोग इस वक्त इजनास की ट्रेडिंग करते थे। गोहर एजाज ने यह कारोबार संभाल लिया। 1991 में कराची के हालात खराब होने लगे तो वालिद ने इन्हें लाहौर भिजवा दिया। गोहर एजाज ने लाहौर आकर 5 टेक्सटाइल मिल्स लगा ली। ये इसके बाद रियल एस्टेट में आए और 30,000 एकड़ पर लेक सिटी बना दी। एप्टमा की सियासत में भी आए, बाडी बनाई, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान को टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया। ये इस वक्त भी पाकिस्तान के 12 बड़े बिजनेसमैनों में शामिल हैं, लेकिन इनका असल कमाल वेलफेयर है। ये 17 बरसों से जिना अस्पताल में मरीजों को मुफ्त डायलिसिस करा रहे हैं। इस सहूलत से साल में 50,000 मरीज मुफ्त फायदा उठाते हैं और इस पर गोहर एजाज के 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये इसके साथ साथ जिना अस्पताल के मरीज, लुहाकिन और अमले में रोजाना खाने के 10,000 पैकेट्स भी तकसीम करते हैं। इनमें नाश्ता, लंच और डिनर शामिल होता है। ये काम भी ये तकरीबन 16 बरसों से कर रहे हैं। ये इसके साथ साथ यतीम खाने, स्कूल और राशन की स्कीमें भी चला रहे हैं। अब सवाल यह है कि गोहर एजाज इस तरफ क्यों आए और कैसे आए। इसकी वजह बहुत दिलचस्प है। ये 2008 में 10 अरब रुपए के मकरूज थे। इन्होंने दुआ की, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कर्ज से निजात दे दी तो मैंने अपनी कमाई का 50% अल्लाह की राह पर खर्च करूंगा। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर ली। ये 2016 में कर्ज से निजात पा गए और फिर वो दिन है और ये दिन है। ये अपनी आमदनी का आधा हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं और इसके बदले अल्लाह इन्हें हर किस्म के मसाइल और मुसीबत से महफूज रखता है। गोहर एजाज इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर और फाइनेंसर थे, लेकिन 2021 में अलीम खान की वजह से इख्तलाफात पैदा हो गए और ये इमरान खान से दूर हो गए। 7 मार्च 2023 को आर्मी चीफ हाउस में मुल्क के 10 बड़े बिजनेसमैनों की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात हुई थी। मुझे किसी जराये से पता चला इस मीटिंग के लिए गोहर एजाज ने अहम किरदार अदा किया था, लिहाजा मेरे इस बुध और जुमेरात को लाहौर में गोहर एजाज से 2 मुलाकातें हुई। गोहर एजाज ने बताया, मेरे साथ पंजाब के 5 बिजनेसमैन थे, जबकि 5 बिजनेसमैनों को आरिफ हबीब कराची से लेकर आए थे। यूं हम 10 लोग इस मीटिंग में शरीक हुए। कराची से आरिफ हबीब, बशीर, जान मोहम्मद, मोहम्मद अली तबा, शाहिद सवराती और शहबाज मलक, जबकि पंजाब से मैं, फवाद मुख्तार, शहजाद असगर, फैसल अफरीदी और मियां एहसान थे। मैंने पूछा, आप आर्मी चीफ से क्यों मिले? इनका जवाब था, पाकिस्तानी माशी तौर पर तबाही के दहाने पर खड़ा है। हम 10 लोग ये महसूस करते हैं पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। हम मुल्क के बड़े एक्सपोर्टर्स भी हैं और इंपोर्टर्स भी, और हमारे पास 10 लाख लोगों की वर्क फोर्स भी है। हम रियासत को यकीन दिलाना चाहते हैं हम इन हालात में भी मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, हम मुल्क के साथ खड़े हैं। दूसरा हमारा ख्याल था, हमारी मुलाकात के बाद बिजनेसमैन कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा होगा। चुनाचे हमने आर्मी चीफ से राब्ता किया और हमें मुस्बत जवाब मिला। मैंने पूछा, आप हुकूमत के पास क्यों नहीं गए? ये हंसकर बोले, हुकूमत इमरान खान की हो या पीडीएम की, ये फैसला साजी में मार खा जाते हैं, जबकि मईशत फौरी और ठोस फैसलों के बगैर नहीं चल सकती। मईशत में आज और अभी बहुत अहम होता है, जबकि सरकारी फायर ब्रिगेड में पानी भरवाने का अमल भी 6 दिन में मुकम्मल होता है। चुनाचे जनरल बाजवा हों या जनरल आसिम मुनीर, हम बिलाखिर फौज के पास जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? ये बोले, मसलन पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। हमने 2021-22 में $19.5 बिलियन की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी और ये हमारा पोटेंशियल का आधा है। हम बड़ी आसानी से इसे डबल कर सकते हैं, लेकिन टेक्सटाइल के लिए कपास चाहिए और पाकिस्तान में कपास की पैदावार तेजी से कम हो रही है। हम हर साल बाहर से $4 बिलियन की कपास मंगवाते हैं, इसका धागा और कपड़ा बनाते हैं और फिर गारमेंट्स बनाकर एक्सपोर्ट होती हैं। चुनाचे हमारे पास अगर कपास नहीं होगी तो एक्सपोर्ट रुक जाएगी और कपास खरीदने के लिए $4 बिलियन चाहिए, जबकि हमारी मालियाती जखीरा $3 बिलियन से भी कम है। लिहाजा फिर कारोबार कैसे चलेगा? हम 10 साल से हुकूमत के दरवाजे पर टक्करे मार रहे हैं। अब मुल्क में कपास का नया बीज आने दें ताकि हम अपनी
ज़रूरियात की कपास पैदा कर सकें, हमें बाहर से ना मंगवानी पड़े। लेकिन वफाक हमें सूबों के पास भिजवा देती है और सुबह हमारे पास अथॉरिटी नहीं है का जवाब देकर हमें दोबारा इस्लामाबाद रवाना कर देते हैं। हम फिर क्या करें? दूसरा, हम हर साल $6 बिलियन का खाने का तेल मंगवाते हैं, जबकि हम बड़ी आसानी से मुल्क में करान, सूरजमुखी, कैनोला और सोयाबीन उगाकर $6 बिलियन बचा सकते हैं, मगर हुकूमत हमें पल्ला नहीं पकड़ाती। हमने इस दिन ये हकीकत आर्मी चीफ के सामने रखी और फौरी तौर पर यह फैसला हो गया, हुकूमत हमें जमीन इकट्ठी करके देगी, हम बाहर से कंपनियां लेकर आएंगे और मुल्क में कारपोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब, कतर और यूएई इस सेक्टर में सरमायाकारी के लिए तैयार है, मगर ये हुकूमत के साथ काम नहीं करना चाहते। ये भी हमारी तरह एस्टेब्लिशमेंट से गारंटियां मांगते हैं और हमने ये हकीकत इस दिन बताई। बिल्कुल इसी तरह आईटी में बेतहाशा पोटेंशियल है और चीन और अरब मालिक इन सेक्टर्स में भी सरमायाकारी करना चाहते हैं, मगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, लिहाजा काम कैसे होगा? मैंने पूछा, क्या मीटिंग में कोई सियासी गुफ्तगू हुई? ये कितल लहजे में बोले, हरगिज नहीं, हमारा एजेंडा सिर्फ मईशत और बिजनेस था। ताहम बशीर जान मोहम्मद ने इसहाक डार से इतना कहा था, आप इलेक्शन करवा दें, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क नहीं चल सकेगा। मैंने ये सुनकर बशीर जान से पूछा था, अगर पीडीएम इलेक्शन जीत गई तो क्या इमरान खान नतीजा मान लेंगे? मेरे इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने पूछा, आर्मी चीफ का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? ये बोले, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। मैंने पूछा, क्या एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हालात से परेशान है? ये बोले, आर्मी चीफ ने हमें कुरान मजीद और हदीस का हवाला देकर बताया, इंसानों और कौमों पर ऐसी मुश्किल वक़्त आते रहते हैं, अल्लाह ताला वक़्त फेरता रहता है, हम भी बहुत जल्दी इस मुश्किल से निकल आएंगे। मुझे इनकी गुफ्तगू सुनकर महसूस हुआ वहाँ भी तशवीश मौजूद है, लेकिन परेशानी नहीं है, ये लोग पुरउम्मीद हैं। मैंने पूछा, क्या इसहाक डार IMF की वजह से परेशान थे? ये बोले, जी हाँ, ये थे। इनका कहना था, तमाम शराइतें मानने के बावजूद IMF हमारी नाक रगड़वा रहा है और जब तक ये मामला नहीं निपटेगा हम बहरान से बाहर नहीं आ सकेंगे। मैंने मशवरा दिया, हमें मुतबादिल रास्ता भी तलाश करने चाहिए, हमें रूस और ईरान से सस्ता पेट्रोल लेना चाहिए, हमें एनर्जी में भी खुद कफालत का बंदोबस्त करना चाहिए। हम आखिर कब तक इस तरह हाथ फैलाते रहेंगे? मैंने पूछा, इमरान खान ने आपकी मुलाकात के बाद ये क्यों कहा था, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई थी? ये हंसकर बोले, मैंने दिसंबर 2022 में 3 बिजनेसमैनों के साथ जमान पार्क में इमरान खान से मुलाकात की थी। मैंने इन्हें मशवरा दिया था, आप सूबों में असम्बलियां ना तोड़ें, मुद्दत पूरी करें और इलेक्शन वक्त पर होने दें, वरना मुल्क में अदम इस्तेहकाम हो जाएगा, मईशत बीत जाएगी और आपको इलेक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन इनका जवाब था, मुझे मेरा वकील बता रहा है हुकूमत 90 दिन में हर सूरत इलेक्शन करवाएगी और यूं मैं दोनों सूबों में दोबारा हुकूमत बना लूंगा। मैंने इन्हें बताया, आप मेरी बात लिख लें, आपने अगर असम्बलियां तोड़ दी तो 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकेंगे और सूबों से भी जाएंगे, मगर ये ना माने और आज अपनी सूरत हाल देख लें। चुनाचे हमने इनकी हुकूमत नहीं गिराई थी, हम तो दिसंबर 2022 में भी इन्हें बचा रहे थे। ये गड्ढा इमरान खान ने खुद खोदा है और ये रोज दूसरों को इसका जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मैंने पूछा, आपकी आर्मी चीफ से मुलाकात का क्या फायदा हुआ? ये हंसकर बोले, बहुत फायदा हुआ, बिजनेसमैन कम्युनिटी का एतमाद में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत ने 45,267 एकड़ जमीन इकट्ठी करके फौज के हवाले कर दी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। हम अब इस जमीन पर गैर मुल्की कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे, ज़राअत तरक्की करेगी और हम कम अज कम इजनास में खुद कफील हो जाएंगे और इससे अरबों डॉलर का सरमाया बचेगा। मैंने पूछा, इमरान खान का इशू क्या है? ये हंसकर बोले, ये बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं।